नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने एनसीईआरटी भवन का भी शिलान्यास किया। सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत के वैभव को पुनः लाने का काम पीएम मोदी ने किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश के अंदर भी आप सब लोगों ने जो इस बार एक ऐतिहासिक काम किया है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ने का काम किया है। और पहले क्या होता था कि हर बार चुनाव होते थे और चुनाव में एक बार इस पार्टी की सरकार बन जाती थी, दूसरी बार चुनाव होता और दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी। पिछले 4 चुनावों में लगातार यही होता रहा। इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनके आगामी कार्यक्रमों पर, उनके विजन पर दृढ़ता से मोहर लगाकर एक नया इतिहास बना दिया और फिर से सरकार दोबारा से मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बना। भाइयों बहनों, हमने उस चुनाव से पहले कुछ संकल्प लिए थे कि हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प लेते हैं कि हमारी नई सरकार बनेगी तो देश के अंदर हम पहले राज्य के रूप में होंगे जहां समान नागरिक संहिता का कानून लाया जाएगा। और हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का निर्णय ले लिया था कि हम इसमें एक कमेटी का गठन करेंगे और हमने वो कमेटी बना दी। रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना प्रारंभ कर। मोदी सत्व कार्यक्रम के माध्यम से विचारों की श्रृंखला से सभी के हमने विचार लेने का काम किया। कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, किसी ने समाज के क्षेत्र में काम किया है। जो विशिष्टताएं जिन्होंने भी प्राप्त की हैं, जिन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, उनके अनुभव के आधार पर हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि प्रदेश कैसे हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, कैसे हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं आदर्श हों। उस दिशा में भाइयों बहनों हम लोग कि अब हम किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, चाहे हमारा राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवस्था का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, अगर हम काम करेंगे तो ही हम वहां पर टिके रहेंगे, तो ही हमको पहचान मिलेगी। अगर काम नहीं करेंगे तो हमको लंबे समय तक मान्यता और पहचान नहीं मिलने वाली है। ये मोदी कल्चर है। इस मोदी कल्चर में ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित हुई हैं। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे जो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से समृद्ध राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से, किंतु उत्तराखंड के नौजवानों को व्यावसायिक शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण से वे उपलब्ध संसाधनों से पर्याप्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते थे और एनईपी 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ होने के फलस्वरूप पर्यटन, मत्स्य, फल उत्पादन, जड़ी बूटी उत्पादन, बागवानी, चाय की खेती, स्थानीय शिल्प आदि क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाने से उत्तराखंड के युवाओं में उद्यमशीलता के गुण विकसित होंगे तथा वो विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष होकर रोजगार को प्राप्त करेंगे। मानसून की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून के समय में प्रदेश में आपदाएं आती हैं और बहुत नुकसान होता है, तो कहीं भूस्खलन होता है, सड़कें बह जाती हैं और जलभराव होता है। हम पूरी तरह सजग हैं। एसडीआरएफ की टीमें पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। जहां आपदा से ज़्यादा संभावना है वहां विशेष फोकस है। देखिए, मानसून के समय में हमारे पूरे प्रदेश के अंदर आपदाएं अक्सर आती हैं और उससे बहुत नुकसान होता है। कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं अत्यधिक जलभराव हो जाता है और प्रत्येक वर्ष आपदा में हमारे यहाँ बहुत नुकसान होता है। उसको लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं। जहाँ एसडीआरएफ की टीमें पूरे प्रदेश के अंदर लगाई गई हैं, जहाँ पर ज़्यादा आपदा की संभावना रहती है, जहाँ पिछले वर्षों का आपदा का ऐसा अनुभव रहा है, उन स्थानों को विशेष रूप से फोकस किया गया है। जहाँ एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं वहीं एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं। हम आपदा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं कि हमारा पूरा शासन प्रशासन हर स्थिति में लोगों के बीच में रहेगा।
कांवड़ यात्रा को लेकर मैंने स्वयं समीक्षा बैठक करी थी। उसमें हमने सुरक्षा के सारे इंतजाम पुलिस विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारा पूरा गृह विभाग उसमें लगा हुआ है। साथ ही साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, अच्छा वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था हो, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था हो, प्रकाश और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं हो, वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। हम शिव भक्तों का, बाबा भक्तों का देवभूमि आगमन पर सबका स्वागत करेंगे। वहीं हल्द्वानी में बारिश से हुए जलभराव के बाद मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने नगर निगम की टीम के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में निरीक्षण किया। उन्होंने जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को व्यापक योजना पर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान मेयर रौतेला ने कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर सीधा हमला किया। मेयर ने कहा कि शहर में जलभराव का बड़ा कारण अतिक्रमण और खुद कांग्रेस विधायक नहर को पाट कर उसके ऊपर पार्क बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। अगर उन्हें नगर निगम को आईना दिखाना है तो सबसे पहले अपने खुद के अतिक्रमण को तोड़े नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। देखिए, बयान ब्यूरो के विषय में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, शहर को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस शहर में अधिकांश जलभराव कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण है। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण बनना चाहते हैं, बयान भी न बनकर अपने घर के आगे जो आपने नहर को कवर करके पार्क के उपयोग में लिया है, जिससे कहीं न कहीं कैनाल बाधित होती है, उसको ठीक करें, एग्जाम्पल सेट करें, बयान भी न बने। नगर निगम भी वहाँ अतिक्रमण अभियान चलाएगा पार्क को जो कब्जे किया है। देखिए, हमने तो कहा है आप बयान भी न बने, आपको पूरा समय दिया गया है और पूरा समय दिया गया। मैं समझता हूँ कि एक योग्य विधायक है, जनता ने चुना है, तो इसको अमल में लाए और कोई उदाहरण न दे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विपक्ष ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को विधानसभा भवन देहरादून में लोगों को बेघर करने के सिलसिले में सर्वदलीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विपक्ष की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार इस बरसात के मौसम में लोगों के सर से छत छीनने का काम कर रही है। कानूनी तौर पर अगर किसी का घर गिराने की कार्रवाई की जाती है तो उसे 10 दिन पहले अग्रिम नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन सरकार ने इस कानून का उल्लंघन कर लोगों का घर गिराने का काम किया है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि ये जमीन अतिक्रमण की है और बिना नोटिस के अगर घर खाली करवाने का काम निगम द्वारा किया गया तो इसकी संपूर्ण जानकारी लेने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है और ना सिर्फ इसमें बच्चों की अनदेखी हो रही, महिलाओं की, बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। कल रात भी आमवाला तरला में 70 से ज़्यादा लोग खुले आसमान के नीचे भरी बरसात में उनको रात गुजारने के लिए मजबूर किया गया। इस वक्त सांप, बिच्छू और तमाम जंगली जानवरों का इस समय संकट है। सरकार का दिल बिल्कुल नहीं पसीज रहा है और अप्रैल के महीने में हल्द्वानी, टिहरी, रुद्रपुर और देहरादून ये कार्रवाइयां की गई थी, बुलडोजर चलाए गए थे और अब देहरादून के अंदर न सिर्फ मसूरी में बल्कि धर्मपुर, डांडा में, उसके अलावा सीमा द्वार में अब ये चौथा वाकया है जहां आमवाला तरला में लोगों को बेघर किया गया है। यहां पर नियम, कायदे, कानूनों को ताक पर रखा गया है। नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति के घर को तोड़ने से पहले, चाहे वो कब्जा ही क्यों ना हो, 10 दिन का नोटिस दिया जाता है और 1 महीने का समय उसे घर खाली करने के लिए दिया जाता है। यहाँ आनन फानन में पूरी कार्रवाई की गई। मेरे पास एक जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया जिन्होंने बताया कि कुछ लोगों की ज़मीन से निगम ने कार्रवाई की है और उनको बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। मेरे द्वारा जब पूछा गया कि वो ज़मीन किसकी थी तो उन्होंने कहा शायद वो अतिक्रमण विषय उन्होंने खुद भी बताया। तो उनका एक कहना ये भी था कि बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। तो मुझे लगता है कि एक जो विषय उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया तो एक बार मैं इसकी जानकारी लूँगा। निश्चित रूप से यदि ज़मीन नगर निगम की है तो ये विषय दूसरा हो जाता है और यदि उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो ये विषय दूसरा हो जाता है। तो सारे विषय की जानकारी मैं लूँगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई इस पर करनी होगी हम करेंगे।
वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया ने राज्य सरकार पर खनन प्रेमी होने का आरोप लगाया है। जहां लालकुआं के देवरामपुर क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर में खनन की परमिशन दिए जाने पर सवाल उठाते हुए दीपक बलुटिया ने कहा कि इस सरकार को बेरोजगारी महंगाई नहीं दिखाई देती, बल्कि सरकार को ध्यान केवल खनन की तरफ रहता है, जिसका ताज़ा उदाहरण एलिफेंट कॉरिडोर में खनन की परमिशन देना है, जिसके लिए कई नियम और मानकों को ताक पर रखा गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया ने कहा कि यदि सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन करने का काम बंद नहीं किया तो कांग्रेस हाईकोर्ट जाने के लिए बाध्य होगी। उनको खतरा है और अस्तित्व को खतरा है, तो सरकार बजाय एलिवेटेड हाईवेज पर फोकस करने की जगह रास्ते अवरुद्ध करने में रुकी है, जिससे कि वन्य जीवन और मानव संघर्ष बढ़ेगा और प्राकृतिक। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगने वाले प्रसिद्ध सावन मेले को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा जिलाधिकारी वंदना द्वारा की गई, जहां 16 जुलाई को इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। वहीं मेले के दौरान लोकल उत्पादों के भी स्टॉल लगाए जाने के लिए जिला अधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं, जिससे कि मेले में आने वाले श्रद्धालु क्षेत्र की शिल्पकला, एपन कला, धातु शिल्प समेत अन्य विविधताओं से परिचित हो सकें। सभी को विदित है कि 16 तारीख से हमारा श्रावणी मेला है वो शुरू होने वाला है। आज डीएम साहब ने एक बैठक ली थी, उसमें अधिकारीगण भी थे और हमारे जो संबंधित विभाग हैं एंड डिपार्टमेंट थे वो लोग भी थे। तो जो इशू जिस विभाग से संबंधित है, जो काम जिस विभाग को करना है, तो उनको डायरेक्शन दे दिए हैं और वो 2-3। चंपावत जिले के देवीधुरा में मां बाराही मंदिर में लगने वाले देश के प्रसिद्ध बग्वाल मेले को सरकार ने राज्य मेला घोषित कर दिया है, जिसके लिए विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी, मां बाराही मंदिर कमेटी और क्षेत्रवासियों ने सीएम धामी का आभार जताया है। आपको बता दें कि 8 अगस्त से शुरू होने जा रहे प्रसिद्ध बग्वाल मेले की तैयारियों को लेकर चंपावत के जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। वही बैठक में क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी समेत कमेटी के कई मेंबर मौजूद रहे, जहां बैठक में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। मां बाराही के मंदिर में इसको राजकीय मेला जो है घोषित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। वो हम लोगों को बताया गया कि जो हमारा मेला पे विगत वर्षों से हम लोग जिला पंचायत और मंदिर समिति करती थी, वो अब जो है जिला प्रशासन करेगा। दूसरा, जो भी हमारे यहाँ पर मंदिर समिति की जो भी मांगें थी माननीय जिलाधिकारी द्वारा वो स्वीकृत कर ली गई हैं और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन सभी से उम्मीद करता हूं हमारा 2022 का जो मेला होगा वो भव्य होगा। तो हमने बजट डिमांड शासन से लगभग 1 करोड़ की है, वो हमने कर ली है और सांस्कृतिक दल इसमें और जो साज सज्जा है, ट्रैफिक कानून व्यवस्था है, विद्युत की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इसके लिए आज एक बैठक की गई है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायत और एसडीएम साहब के माध्यम से जो भी आवश्यक कार्य हैं वो जल्द पूरे की व्यवस्थाएं होंगी, उसके संबंध में बैठक है। अभी लगभग 1 माह का समय है जिसमें ये सारे कार्य होने, तो हमें आशा है कि इस बार का मेला बहुत भव्य होगा और सारी व्यवस्थाएं हमारी। वहीं नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को लेकर जिला देहरादून के पुलिस कप्तान और डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने ऋषिकेश के व्यापारियों और तमाम टैक्सी वाहनों की संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुझाव लेने के बाद निर्णय लिया गया कि पुलिस और व्यापारियों के बीच आपसी समन्वय बना रहे, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कांवड़ के दौरान होने वाली किसी भी समस्या को भेजकर समाधान करने का अधिकार, आपको बता दें कि अधिकारी प्रयास करेंगे। वहीं डीआईजी ने पुलिस की मदद के लिए व्यापारियों से अपने वॉलंटियर्स देने के लिए भी कहा है। जानकारी दे दें आपको कि कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ही शहर में आ पाएंगे। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की लाठी डंडा और हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांवड़ को लेकर स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, जिसमें कि व्यापार मंडल के सदस्य भी आ रहे थे, जिसमें रिक्शा यूनियन,
बस यूनियन सारे मेंबर्स आ रखे थे, तो इनसे हमारा एक तरीके से वार्ता भी रही और हमने अपने प्लान के बारे में भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया है। जो हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट तो हम एज इट इज़ ही करेंगे, लेकिन वक्त के नज़ाकत के हिसाब से हमारे प्लान में थोड़ी तब्दीलियां रहेंगी। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो उसके लिए एक अलग प्लान रहेगा, अगर कम भीड़ आती है उसके लिए अलग प्लान रहेगा। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मेंबर बनाया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत अगर आती है तो वहाँ पर वो व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं और उसका निराकरण हम लोग करेंगे। उसमें मैं भी जुड़ा रहूँगा ताकि मैं भी लगातार इसको मॉनिटर। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए लक्सर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। लक्सर तहसीलदार शालिनी मौर्य और नगर पालिका परिषद ईओ सुरेंद्र कुमार की संयुक्त टीम ने अभियान के तहत नगर के सड़क के किनारे लगी फलों की ठेली और बोर्ड उखाड़े, साथ ही अतिक्रमणकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई भी की गई। तहसीलदार शालिनी मौर्य ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया ताकि आगामी कांवड़ मेले में यातायात व्यवस्था किसी भी तरह से बाधित न हो। जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब के निर्देश पर ईओ नगर पालिका और तहसील दोनों की संयुक्त टीम के द्वारा जो है, जो भी रोड पर लोगों ने ठेलियाँ और बोर्ड वगैरह लगा करके एनक्रोचमेंट किया हुआ था उसको हटाया जा रहा है, ताकि आगामी जो कांवड़ मेला है उसको यातायात व्यवस्था जो है उससे किसी प्रकार से बाधित नहीं। रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है, जैसे ठेलियाँ लगी हुई है, बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे कांवड़ मेला स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कांवड़ यात्रा भी यहीं से जाएगी जो पुरकाली से होती आती है हरिद्वार में, तो इसलिए यहाँ पे अतिक्रमण ना हो, इसलिए हमने अतिक्रमण हटाया गया है, जिससे कि जो कांवड़ में भोले आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इससे हमारे और इसमें हमने चलान की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून के सेलाकुई से है, जहां 2 दिन पहले एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध हालातों में पुलिस को बरामद हुआ था। जब सीसीटीवी की मदद से मामले की पड़ताल की गई तो हत्या की गुत्थी सुलझी। इतना ही नहीं, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने भी हत्या की बात कबूली। दरअसल चोरी की फिराक में आए इरफान नाम के एक व्यक्ति ने पकड़े जाने के डर से महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि अभियुक्ति पर धारा 302 के तहत सहारनपुर में मामला पहले भी पंजीकृत किया जा चुका है। अब इस मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 10/7/2022 को करीबन 4 बजे ये सूचना मिली थी हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में कि एक महिला सेलाकुई क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई है। इसी सूचना पे फिर तत्काल वहाँ पुलिस पहुंची, पूरा घटनास्थल का मुआयना किया गया था। इसमें एफएसएल हमने यूनिट को भी बुलाया। में बताया फिर कि उसके मन में लालच आ गया था और उसे उम्मीद थी कि क्योंकि इनका घर बन रहा था तो उसे उम्मीद थी कि घर में बहुत ज़्यादा पैसे रखे हैं, और इसने उसके एब्सेंस में जब वो पैसे निकालने की कोशिश की और उसकी मदर जग गई तो उसकी वजह से उसने उनकी मृत्यु। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापार मंडल ने बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को 1 लाख की धनराशि का चेक भेंट किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसपी सिटी मनोज कतियाल को 1 लाख की धनराशि का चेक सौंपते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। व्यापार मंडल द्वारा की गई धनराशि से पुलिस प्रशासन द्वारा नगर के तमाम स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने तथा आम जनता की सुरक्षा के लिए व्यापार मंडल ने पुलिस प्रशासन के सहयोग को हाथ बढ़ाया है। व्यापार मंडल महासचिव, आपको बता दें कि व्यापार मंडल महामंत्री विजय अरोरा एवं कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने 2 सप्ताह पूर्व सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 1 लाख की धनराशि पुलिस को देने की घोषणा की थी। एक किच्छा में व्यापार मंडल के सहयोग से हमें इन्होंने सीसीटीवी के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराई है और जिसका सीधा भुगतान सीसीटीवी को किया जाएगा। और इसमें मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सीसीटीवी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लू रहता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई कम्युनल प्रॉब्लम हो या कोई क्राइम वर्कआउट करना हो, तो सीसीटीवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम लोग अपने स्तर से भी जो शासकीय धन है उसका भी प्रयोग करते हैं इसमें,
और साथ में इन लोगों के सहयोग से भी हम लोग कुछ एडिशनल कैमरे लगवा रहे हैं। और हम लोग बाकी स्थानीय व्यापारी जो हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे जहां तक संभव हो मैक्सिमम अपने जो दुकान है उसके आसपास का क्षेत्र है, अपने प्रतिष्ठान के आसपास का क्षेत्र, उसको सीसीटीवी से कवर कराएं, जो कि आपके सेफ्टी के लिए और विभिन्न प्रकार के विवादों से बचने। उत्तराखंड के काशीपुर में शमशान घाट कमेटी के प्रबंधक पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा शमशान घाट स्थित बाग में जानलेवा हमला किया गया। वहीं यह घटना उस वक्त घटी जब वहां लघुशंका करने के लिए गए थे। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही शहर भर के लोग दर्जनों की संख्या में कोतवाली परिसर में एकत्र हो गए और मौजूद लोगों ने कोतवाली में तहरीर देकर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। रोज की तरह घाट गया था। घाट में जैसी बातों की तरफ गया तो 4-5 लोग घाट लगाकर बैठे हुए थे जिन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। हाँ, तहरीर दे दी है। आज मैं वहाँ बैठा था, विकास जी आए, उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी वहाँ और वो नल की तरफ बाथरूम की तरफ गए और इन्होंने आके मुझे आवाज़ मारी कि भागो भागो, मेरे को किसी ने मेरे ऊपर वारदात कर दिया है। और मैं वहाँ बैठा था, अज्ञात लोग थे वहाँ पीछे छिपे हुए बाथरूम की साइड में, 4 जने थे, उन्होंने वारदात करा और इनका जैसे इन्होंने आवाज़ मारी वो छोड़ के इसको भाग गया। आज कोतवाली काशीपुर में एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसमें विकास शर्मा द्वारा दिया गया। उनके द्वारा बताया है कि जब शमशान घाट पर जा रहे थे कुछ 3-4 अज्ञात लड़के द्वारा उन पर हमला किया गया है। उनकी तहरीर के आधार पर थाना में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास। उत्तराखंड के लक्सर में अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के बावजूद भी लक्सर में अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं लक्सर के बैंकों में अपने काम से आने वाले लोग बैंकों की पार्किंग न होने की वजह से बैंकों के बाहर सड़क पर ही अपने वाहन को पार्क कर देते हैं, जो कि आज के समय में अतिक्रमण का रूप ले रहे हैं, जिसकी वजह से ना जाने यहाँ कब और क्या दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसके लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बैंकों के बाहर सड़क पर भारी मात्रा में वाहन पार्क किए गए हैं, जो कि लगातार हादसों को चुनौती दे रहे हैं। पूर्व में भी प्राप्त हुई है और विशेष करके 1-2 बैंकों के बाद पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो ग्राहक उनके पास आते हैं उनके लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था अरेंज करें, व्यवस्था बनाएं। और यदि उसके बावजूद भी कहीं पर इस तरीके का व्यवधान होता है, यातायात व्यवस्था में कोई दिक्कतें आती हैं, तो निश्चित रूप से संबंधित बैंक के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित। वहीं उत्तराखंड के थराली में ककड़तोली में खुल रहे स्टोन क्रेशर के खिलाफ जबरकोट के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और क्रेशर को यहां से हटाने की मांग की है। वहीं अपनी इस मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं के साथ तहसील परिसर पहुंचे। पहले उप जिलाधिकारी को भेजे ज्ञापन पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने तहसील परिसर में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं ग्रामीणों ने जहां पूर्व में भेजे ज्ञापन में स्टोन क्रेशर के पास 50 से 60 मीटर की दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी और स्कूल होने का दावा किया था, वहीं स्टोन क्रेशर से उत्सर्जित धूल कणों से पेयजल स्रोतों को नुकसान पहुंचने की भी बात कही थी। हमने पिछले 13 जून को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में 1 महीना हो चुका है उस ज्ञापन का, और उसमें जो रिपोर्ट आई है उसका हमें कोई पता नहीं है कि उसमें रिपोर्ट हमें पहुंची या नहीं पहुंची है। अधिकारी जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपको इस पुनर्निरीक्षण में शामिल करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं किया। लेकिन अभी हमें प्रशासन से बात करके ये पता चला कि उन्होंने कहा कि जाँच हो चुकी है और रिपोर्ट आ चुकी है, और जो रिपोर्ट हमने उनके द्वारा पढ़ा उससे हम बिल्कुल भी असंतुष्ट हैं। उन्होंने उसमें कहा है कि भाई जो हमारा प्राकृतिक जल स्रोत है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि जो प्राकृतिक स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत वहाँ से जो बच्चों के लिए पानी लिया जाता है, मध्याह्न भोजन वहीं पर स्कूल है, स्कूल का जो मध्याह्न भोजन चलता है उससे वहाँ से पानी लिया जाता है। अगर कल को पानी गंदा हो जाता है या दूषित हो जाता है, उससे बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए कौन यहाँ पर आई है अपने मुद्दों को लेकर। कई दिन पिछले 1 महीने से आज लगभग 26 दिन हो गए हैं हम लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया है। हमने विगत 1 महीना पहले हमने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया था जिसके जांच हुई, जिसमें हम लोग मौजूद रहे थे, जिसमें हमें शामिल नहीं किया गया था और हमारे मुद्दों को उसमें नकार दिया गया है। उसमें जो हमारे धारे
उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।